दीक्षित की माँ का गुस्सा चरम पर था। मानो जो वैसे अब चंडी बन चुकी थी। वो बस अब घर वापस जाना चाहती थी और बदला लेना चाहती थी। बदले की आग उनकी आंखों में साफ तौर पर नजर आ रही थी। लेकिन बदला लेना किससे था? बदला तो जीवित लोगों से लिया जाता है। लेकिन ऐसा भी क्या हुआ कि दीक्षित की माँ का विकराल रूप हो गया? क्या कुछ दीक्षित के साथ हुआ था? यकीनी तौर पर हुआ होगा, लेकिन किसने किया था? उससे ही तो बदला लेने जाना था, लेकिन देर काफ़ी हो चुकी थी। शुरू करते हैं आज का किस्सा बिना किसी देरी के। जो आज का किस्सा है ना, वो कहीं ना कहीं एक घर पर कुछ हुआ हो या दो लोगों पर कुछ हुआ हो एक घर के, लेकिन जब धीरे धीरे ये जहर सारे के सारे एरिया में ही फैल जाए तो। संगीता उस कॉलोनी में चुपचाप खड़ी हुई थी। उसके बारे में सारे मोहल्ले में ये मशहूर हो चुका था कि इस पर किसी का काला साया है। अक्सर ही उसके घर से उसकी ऊंची ऊंची चीखें मारने की आवाज आती थी। लोग अब उससे बचने लगे थे। लोग कहते थे कि इस पर जो काला साया है वो बहुत घातक है, जितना हो सके इससे दूर रहो, नहीं तो ऐसा ना हो कि ये काला साया कहीं आप पर भी हावी हो जाए। लेकिन शायद सुनीता इस बात से बेखबर थी, या यूं कहें कि खबर होते हुए भी बेखबर रहना चाहती थी। काफी समय बाद उसकी सहेली संगीता आज घर से बाहर निकली थी। सुनीता को यह महसूस हुआ कि मेरी सहेली ठीक हो चुकी है। कितना समय बीत चुका था, 1 साल होने को था कि मैंने तो इसकी शक्ल नहीं देखी। देखो कितनी कमजोर हो चुकी है। ना जाने किसने क्या किया है इस बेचारी के साथ। वो धीरे धीरे संगीता की ओर बढ़ती जा रही थी, अपने घर वालों से आंख छुपा के, ताकि कोई उसके ससुराल वाले उसकी तरफ देख ना ले। अपनी सहेली को मिलने की कसक जो थी। जैसे ही वो संगीता के पास जाती है, उसको कंधों से पकड़ती है और कहती है, संगीता क्या हाल है, तू ठीक होगी? जैसे ही संगीता उसकी तरफ देखती है, अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी और वो कहती है, अब तुम्हारी बारी। ये कहते ही संगीता अचानक से बेहोश हो जाती है। उसके घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। सुनीता को लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इससे पहले कि उसके घर वाले उसको देख लें, जल्दी से वो यहाँ पर आसपास हो जाती है, भीड़ में कहीं खो जाती है। एक बात की उसको हैरानी थी कि संगीता के बेहोश होने के बावजूद उसके घर वालों ने कोई एतराज नहीं किया, उसकी तरफ देखा तक नहीं। कईयों के चेहरे खुश नजर आ रहे थे, जैसे मानो कोई मिशन अचीव हो गया हो। लेकिन वो मिशन था क्या? पता तो नहीं था सुनीता को। काश अगर उसे पता होता तो ये दिन देख लेना पड़ते। सुनीता जल्दी से भीड़ का सहारा लेते हुए भीड़ में कहीं खो जाती है और एक दर्शक की भांति वहां पर बाद में आके खड़ी हो जाती है, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं। वहीं दूसरी ओर संगीता के घर वाले भी ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे ऐसा लगे कि सुनीता को दोनों ने देखा तक नहीं। कुछ समय बाद संगीता को होश आती है। जब वो उठती है, अपने पति को देखती है, कस के गले लगा के उसको रोने लग पड़ती है और वो कहती है कि इतनी देर तक तुम कहाँ थे? पता है कितना दुख दिया उसने मुझे। जब ये बातें सुनते हैं सभी घर वाले उसके, तो सबकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लग पड़ते हैं, मानो जैसे बहुत बड़ा बोझ उनके कंधों से कम हुआ है। लेकिन ये बोझ कहीं ना कहीं तो पड़ना ही था। उस दिन संगीता तो ठीक हो गई। उस दिन संगीता के घर वाले तो खुश हो गए। 1 साल से जो उनकी बहू, उनकी बेटी तड़फ रही थी, उससे उसको निजात मिली। लेकिन अब जो सुनीता के साथ होने वाला था, अगर सिर्फ सुनीता के साथ ही होता तो शायद बात कहीं पे जाके रुकती। लेकिन ये जो जहर है वो फैलने वाला था, काफी हद तक फैलने वाला था। अब कुछ दिनों बाद
सुनीता का हाल वही होने लग पड़ता है जो संगीता के शुरुआती दिनों में हुआ। अचानक से सुनीता की आवाज़ बदलने लग पड़ती। एक बड़ी ही मधुर आवाज़ जिस लड़की की थी, उसकी आवाज़ सुनने को तरसते थे लोग, लेकिन वो आवाज़ राक्षसी आवाज़ हो चुकी थी, भारी आवाज़ हो चुकी थी, जैसे मानो कितने ही प्रेत सुनीता के अंदर से बोलते हैं। ना ही सिर्फ वो बोलते थे बल्कि वो सुनीता को भी नुकसान पहुंचाते थे और साथ के साथ ही उसके घर वालों को भी। ज़्यादा दिन इस बात को समझने में नहीं लगे कि आखिर सुनीता के साथ हुआ क्या है। जब किसी बाबा वगैरह से ये सारी चीज़ सुनीता को दिखाया गया तो पता लगा कि जो भी उस लड़की के अंदर था, सुनीता संगीता के अंदर था, उसने होली वाले दिन उसकी जान लेनी थी। लेकिन जिस भी तांत्रिक ने उसका उपाय किया था, उसने उस प्रेत के साथ ऐसा साधना उसने कर ली थी कि उस दिन होलिका दहन के दिन अगर संगीता के परिवारजनों के अलावा कोई भी उसको छुएगा तो जो वो प्रेत है वो उसी के अंदर चला जाएगा, आपकी बेटी का छुटकारा हो जाएगा। अब संगीता का पता तो सबको था, कोई भी उसको हाथ लगाने को तैयार क्यों होता। अब मर्दों को तो छोड़ ही दो भाई, वो क्यों किसी पराई स्त्री को ऐसे ही हाथ लगा देंगे। औरतों को यानी कि उसकी सहेलियों को, आसपास की जो बाकी बूढ़ी औरतें हैं, बच्चों तक को पता था कि आंटी के पास तक नहीं जाना, हाथ लगाना तो दूर की बात है। लेकिन काफ़ी समय बाद जाकर जब सुनीता ने अपनी सहेली को देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो भूल चुकी थी कि इससे दूर रहना है और यही उसकी जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। उसने अनजाने में छू लिया था और वो प्रेत जो था अब सुनीता के अंदर आ चुका था। अब जो बात संगीता पर लागू होती थी वही सुनीता पर भी लागू होनी थी। वो प्रेत उसको बस लेके जाने वाला था। बाबा लाख कोशिशें कर रहे थे लेकिन किसी भी, ना सिर्फ उनसे बल्कि किसी भी तांत्रिक से वो प्रेत साधा नहीं जा रहा था। यहाँ तक कि उस तांत्रिक को भी बुलाया गया लेकिन नहीं, क्योंकि इस प्रेत की एक खासियत थी, जैसे ही ये शरीर बदलता था ये उतना ही शक्तिशाली हो जाता था, जिसकी वजह से अब उसको काबू करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर भी हारने वाली बात तो थी नहीं, इलाज चल रहा था। लेकिन जिस बात की धीरे धीरे धूम संगीता की पड़ी थी कि ऐसे इस पर प्रेत का साया है, इसके पास नहीं जाना, वैसे ही धूम पड़ चुकी थी अब सुनीता की भी। मोहल्ले के, कॉलोनी के लोग उससे कन्नी कतराने लग पड़े थे, खास तौर पर उसके पड़ोस वाले। जो उसके पड़ोस के लोग उनका तो सुनीता के घर वालों से ना जाने जैसे रिश्तेदारों से भी ज़्यादा प्यार था। लेकिन जब किसी पर संकट आता है, असली रिश्तेदारी और असली रिश्ते तब पता लगते हैं। जैसे ही जो सुनीता है वो इस तरीके से बीमार हुई तो मानो उन्होंने तो उनके घर ही आना जाना छोड़ दिया, जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी किसी के सहारे की, किसी के अपनेपन की। सुनीता अब पागलों की तरह, जैसे उसको तांत्रिक ने पहले बांधने के लिए कहा, लेकिन जब बांधा गया तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होनी शुरू हो चुकी थी। फिर उन्होंने, तांत्रिक ने यही कहा था कि सुनीता को घर से बाहर नहीं जाने देना। सुनीता पागलों की तरह अपने घर में इधर उधर घूमती रहती। कई बार वो छत पर बस वैसे ही बैठी जाती जैसे बस एक ही तरह पे टकटकी लगा के। अब जो ये पड़ोसी थे ना, इनका एक बेटा था, 2 बहनें थी, एक भाई था और दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। और जो भाई था वो थोड़ा इनसे छोटा था, मतलब होगा कुछ 15-16 साल के आसपास। दीक्षित जो था वो काफ़ी ज़्यादा उसकी बनती थी सुनीता से, और वो सुनीता को एक तरह की बड़ी बहन ही समझता था। सुनीता पढ़ी लिखी भी काफ़ी थी और अगर कुछ उसको स्टडीज़ में किसी तरीके की प्रॉब्लम होती तो वो सुनीता की मदद लेता। लेकिन दीक्षित को जब ये पता लगा, अब घर वालों से तो वो विरोध कर नहीं सकता था, तो चाहे अनचाहे उसको भी अब कट ऑफ करना पड़ा। लेकिन उसका दिल करता था कि कहीं ना कहीं वो चाहे तो सुनीता, वो भाभी नहीं, सुनीता दीदी कहता था कि सुनीता दीदी की मदद कर सके। लेकिन बस जैसे उसकी मदर की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी कि किसी भी हालत में उसने सुनीता से नहीं मिलना, देखना तक भी नहीं, मिलना तो बड़ी दूर की बात है। एक दिन
सर्दियों की बात है, धूप काफ़ी अच्छी लगी हुई थी। दीक्षित जो है वो छत के ऊपर जाता है, सोचता है कि मैं कुछ देर धूप सेकूंगा। अब वो जब छत पर जाता है तो वो देखता है कि सुनीता दीदी बैठी हुई थी दूसरी तरफ। एक ही जगह पर टकटकी लगा के वो देखी जा रही थी। हालांकि दीक्षित का दिल करता है कि वो सुनीता दीदी से बात करे कि दीदी सब ठीक ठाक है, कुछ मैं अगर मदद कर सकूं, लेकिन वो अपने घर वालों से ज़ाहिरी तौर पर डरता था। इसलिए उसने सोचा कि चलो ठीक है, मैं नहीं कोई भी इस तरीके की बात करता। लेकिन जब वो मुड़ के जाने लगता है अपने घर की तरफ, यानी कि अपने पोर्शन की तरफ, अचानक से उसको पीछे से आवाज़ आती है बड़ी मधुर, जैसी सुनीता की आवाज़ थी। दीक्षित, इतना समय हो गया मुझसे मिला ही नहीं तो बेटा, मिलेगा नहीं अपनी बड़ी बहन से। जैसे ही दीक्षित ये बात सुनता है, उसके मानो आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का बड़ा प्यार था आपस में। दीक्षित मुड़ के देखता है सुनीता की तरफ, अपनी बहन की तरफ। चेहरा उसका पहले से बड़ा भयंकर हुआ हुआ था, लेकिन अपनों के चेहरे जितने मर्जी बदल जाएं, जब दिल से प्यार होता है तो इंसान डरता नहीं है, चिंता करता है। यही हाल दीक्षित का था। दीक्षित एक बेहद ही सिंसियर लड़का, पढ़ाई में रुचि रखने वाला, अपने काम से काम रखने वाला, अब वो धीरे धीरे बढ़ता है सुनीता दीदी की तरफ। सुनीता दीदी अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं। दीक्षित बिना कुछ सोचे समझे अपना हाथ सुनीता के हाथ में रखता है। जैसे ये वे दोस्तों की तरह हैंडशेक करते थे, वैसे ही हैंडशेक करते हैं। लेकिन जैसे ही हैंडशेक करता है दीक्षित, अचानक से उसके शरीर में एक कंपकपी छिड़ जाती है। जो आवाज़, मधुर सी आवाज़ आ रही थी सुनीता के पहले, अब वो मानो फिर से वही राक्षसी आवाज़ हो जाती है। ये नज़ारा देख रही थी सामने खड़ी पड़ोसन। वो ऊंची ऊंची आवाज़ लगाने लग पड़ती है दीक्षित की माँ को। बहन जी, बहन जी, अरे दीक्षित वो सुनीता के साथ खड़े ऊपर, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। जैसे ही वो इतनी ऊंची आवाज़ सुनती है, अचानक से दीक्षित भी होश में आता है। वो देखता है सुनीता की शक्ल बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई लग रही थी, दिन के समय में भी। बड़े गुस्से से वो उस पड़ोसन की तरफ ही देखती है। पड़ोसन तो बस उसकी शक्ल देख के भाग जाती है, और दीक्षित भी जल्दी से नीचे की तरफ भागता है। जब नीचे जाता है दीक्षित, तो वो हड़बड़ाहट में होता है, और ऊपर से उसकी माँ उसको गुस्सा होने लग पड़ती है कि तुझे कहा था ना उसके साथ कोई बात नहीं करनी, क्यों किया? तो उसने कहा माँ मुझे पता नहीं, मैं तो बस वापस जा रहा था, मुझे दीदी ने बुला लिया और पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। अब समय बदलने वाला था दीक्षित का, या यूं कहें कि बुरा समय आने वाला था। अभी कुछ ही समय पहले मैंने कहा कि एक बड़ा ही होनहार, सिंसियर, अपने काम से काम रखने वाला पढ़ाकू लड़का धीरे धीरे बदलने लग पड़ता है। उस पर प्रेत का जो प्रभाव था वो कुछ और ही तरीके से पड़ता है। अब वो शराब पीना शुरू कर देता है। देर देर तक वो बाहर घूमता अपने दोस्तों के साथ, संगति बदल चुका था। जहां उसके दोस्त पढ़ाकू होते थे, वहीं अब उसके लफंडर दोस्त बन चुके थे। कई बार वो शरारतें करता, बदतमीजी करता, पकड़ा भी गया, थाने तक गया, उसको उसके घर वाले छुड़ा कर लाए। जहाँ पर पहले इन पड़ोसियों की बोलचाल बंद हुई थी बस, लेकिन अब वो लड़ाई में तब्दील हो चुकी थी। आए दिन दीक्षित की माँ से, सुनीता की सास और बाकी परिवार से लड़ाई होती कि तुम्हारी इस बहू के कारण मेरे बच्चे का ये हाल हुआ है। वो भी ऊपर से कहते हैं कि हमें क्या पता भाई, तुम्हारा बच्चा बिगड़ गया, हाथ से निकल गया, तो इसमें हमारा क्या कसूर है, हमारी बहू का क्या कसूर है। लेकिन अब माहौल गर्म हो चुका था। धीरे धीरे दीक्षित डिमांड्स करने लग पड़ा था। छोटी मोटी डिमांड्स उसकी पूरी हो जाती, लेकिन अब वो कह रहा था कि उसको बाइक चाहिए। बाइक उसके साथ पास पहले भी थी, एक स्पोर्ट्स बाइक, काफ़ी महंगी बाइक, 5-6 लाख के आसपास की, जिसको लेकर वो काफ़ी जिद कर रहा था। ऐसा नहीं था कि जो दीक्षित के माता पिता है वो इतने संपन्न नहीं थे, वो दिला सकते थे, लेकिन उसकी वो शर्त को पूरी कर नहीं रहे थे।
इस चीज़ को लेकर आए दिन घर में लड़ाई रहती और दीक्षित की आवाज़ भी कई बार बदलती। उसके परिवार को लगता कि शायद गुस्से की वजह से कई बार ये हो सकता है कि दीक्षित की आवाज़ बदल, कई बार उस इंसान गुस्से में थोड़ी-सी आवाज़ उसकी बदल जाती है ना, वैसे ही कह सकते हैं। लेकिन ऐसा था नहीं। हालात दिन-ब-दिन ज़्यादा ही खराब होते जा रहे थे। अब बात यहाँ तक आ पहुँची थी कि एक दिन दीक्षित छत पर चढ़ जाता है, हल्ला-गुल्ला मचाता है कि मुझे बाइक दिला के दो। उसके पिता नीचे खड़े हुए थे। वो गुस्से से कहते हैं, नहीं दिला के दूंगा, जो करना है कर ले। और 1 सेकंड से कम समय में दीक्षित छत से छलांग लगा देता है, दूसरी मंजिल से। ये तो गनीमत थी कि छत के बिल्कुल पास, जैसे नीचे रास्ते में कुछ तारें थी जो ये मेन हाई वोल्टेज नहीं, जो आमतौर पे घरों में लगी होती हैं, तो उसकी वजह से एक बार वो झटके से उस तारों पर गिरता है और नीचे गिरता है। हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, फ्रैक्चर वगैरह होने से बच जाता है। चोटें आती हैं लेकिन बहुत गहरी चोटें नहीं आती। लेकिन उसके परिवार वाले अब इतना डर चुके थे कि वो अब उसको बाइक लाकर दे देते हैं। लेकिन क्या इतने से बात बनने वाली थी? शायद नहीं, क्योंकि दीक्षित अब दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहा था। वहीं दूसरी ओर सुनीता, वो भी अब एक तरह से उनके घर वालों के हाथ से निकलती जा रही थी। दिन ब दिन उसकी सेहत खराब होती जा रही थी। दिन ब दिन उसके जो सहने की शक्ति है वो कम होती जा रही थी। कहने का मतलब कि अगर उसको कोई हल्की सी भी गुस्से में आवाज़ करता तो वो हमलावर हो जाती थी। अब तो बहुत ज़्यादा दुविधा हो चुकी थी इन दोनों घरों के लिए। ऊपर से दीक्षित की माँ आए दिन उनके घर वालों से लड़ती रहती थी। धीरे धीरे उस मोहल्ले के उस खास घरों में अजीब सी तरीके की मनहूसियत छाने लग पड़ी। सुनीता ने तो दीक्षित को छुआ था, उसकी वजह से दीक्षित के साथ ये हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे उनके घर के सामने वाले जो थे, जिस औरत ने देखा था उन दोनों को, उसकी तबीयत भी खराब होना शुरू हो गई। वो भी अजीब अजीब सी हरकतें करने लग पड़ी। उनके बिल्कुल साथ वाला घर था, वहाँ पर एक 15-16 वर्ष की लड़की थी, उसकी तबीयत भी खराब होनी शुरू हो चुकी। और उसके बिल्कुल साथ वाला एक और घर था, वहाँ पर कुछ 12 वर्ष का एक लड़का था, उसकी तबीयत भी खराब होनी शुरू हो चुकी। ये 7-8 घर जो थे, इन घर की अब एक ही कहानी बन चुकी थी। इन घर में एक ना एक ऐसा मेंबर था जो बहुत ज़्यादा वियर्ड हरकतें करता था, घर अपने स्वभाव से बिल्कुल प्रतिकूल हरकतें करता था। और सभी का एक ही था कि कहीं ना कहीं जो प्रेत सुनीता को लगा है, उनका ही प्रभाव इन पर भी पड़ा है। सबका इलाज हो रहा था, लेकिन एक जना शायद हार मान लेता है, दीक्षित। एक रोज उसकी माँ दरवाजा खटखटाती है, लेकिन दीक्षित दरवाजा नहीं खोलता। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद दीक्षित दरवाजा नहीं खोलता। जब दरवाजा तोड़ा जाता है तो सामने दीक्षित की लाश लटकी हुई नजर आती है। शायद वो हार मान चुका था, वो इससे ज्यादा सह नहीं सकता था और बस सरेंडर कर दिया। जब उसको उतारा जा रहा था नीचे, शायद थोड़ी बहुत ही जान बची होगी, क्योंकि उसकी अभी बॉडी बिल्कुल ठंडी नहीं पड़ी थी। उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन जब हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। अब उसकी माँ की आंखों में दुख से ज़्यादा प्रतिशोध की भावना थी, जैसे मानो माँ काली का स्वरूप हो गई हो, गुस्से से भरी हुई। उनकी आंखों में दुख से ज़्यादा गुस्सा झलक रहा था। उनके मन में बस एक ही बात थी कि उसके बेटे की मौत की वजह क्या है। उनको पता है कौन है, उनको ये भी पता है, सुनीता। उसकी वजह से ही मेरे बेटे की जान गई, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। लेकिन शायद देर हो चुकी थी, क्योंकि बदला लिया जाता है जिंदा इंसानों से, मरे हुए लोगों से नहीं। उसकी माँ अपने
पति को कहती है कि मुझे घर लेके जाओ। लाख समझाया जाता है कि अभी इन बातों का वक्त नहीं है, लेकिन वो मानती नहीं है। वो कहती हैं कि घर लेकर जाओ, मैंने कहा ना। लेकिन जब घर पहुंचते हैं तो माहौल बिल्कुल अलग। उस मोहल्ले की उस गली से हर एक घर से रोने की आवाज आ रही थी। सुनीता जा चुकी थी। इनके घरों के सामने वाली औरत जा चुकी थी। उसके बिल्कुल साथ के घर वाली लड़की वो भी जा चुकी थी। और उसके घर के साथ वाला लड़का वो भी जा चुका था। सबने अपने आप को उसी रात को ठीक उसी तरीके से खत्म कर लिया जैसे दीक्षित ने अपने आप को किया था। जैसे मानो एक कड़ी सी थी, उस कड़ी के टूटते ही सारे का सारा जो वो जाल था टूट गया। और उस प्रेत ने एक ही पल में उस मोहल्ले में कितने शिकार कर दिए। लेकिन यह सिलसिला थमने नहीं वाला था। इतना बड़ा कहर हुआ उस मोहल्ले में। अब सुनीता की सास किससे लड़े, उस महिला के परिजन किससे लड़े, उस लड़की के रिश्तेदार किससे लड़े, उस लड़के के माँ बाप किससे लड़े, क्योंकि जिससे उन्होंने लड़ना था उनका भी तो अपना गया था। दीक्षित की माँ किससे लड़े। सबने किसी ना किसी को खोया था। लेकिन ये शुरुआत हो चुकी थी। शुरुआत हो चुकी थी ऐसे सिलसिले की, ऐसे मौतों की, जब हर किसी के घर में कोई ना कोई गया और उसके बाद हर किसी के घर में असर हुआ। प्रेत उन सबको ले तो गया था, लेकिन प्रेत खुद नहीं गया था। खुद वो अभी भी वहीं पर था, क्योंकि अब बारी आने वाली थी दीक्षित के जीजा की, बड़े जीजा की। जब दीक्षित का संस्कार वगैरह हुआ, उसका सब क्रियाक्रम हुआ, तो उसका बड़ा जीजा वहीं पर था। छोटा जीजा फॉरेन कंट्री में रहता था, वो तो आ नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही इन सब का क्रियाक्रम हुआ, सबसे पहला शिकार बना उसका जीजा। अब उसका जीजा भी उसी तरीके से हरकतें कर रहा था जैसे सुनीता करती थी। जीजा की कड़क आवाज अब एक बिल्कुल मधुर आवाज में बदल चुकी थी, मानो जैसे किसी प्रेतनी ने उस पर कब्जा कर लिया। अभी ये तो खत्म हुआ नहीं था, दीक्षित के पिता को भी असर हो गया। दीक्षित के पिता भी पोजेस्ड हो चुके थे। वो सारे दिन कभी रोते रहते, कभी हंसते रहते, कभी दीक्षित को याद करते और कभी कहते कि दीक्षित तो चला गया, अब ये मुझे भी लेकर चला जाएगा। मानो उस घर के, उस मोहल्ले के बाकी घरों का भी यही हाल तो था। सब में कोई ना कोई इन्फेक्टेड हो चुका था। वो प्रेत एक वायरस बनकर सबको लील रहा था। किसी के पास उसका कोई हल नहीं था। बड़े से बड़े तांत्रिकों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। बड़े से बड़े पुजारी, बड़े से बड़े मौलवी, बड़े से बड़े पास्टर, बड़े से बड़े कोई भी जो धर्मगुरु हो, सब ने हाथ आजमा के देख लिए, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि विश्वास के आगे सब कुछ हार जाता है। दीक्षित की माँ को अब विश्वास ही तो करना था। विश्वास करना था अपने इष्ट पर, जो शायद इतनी भाग दौड़ में अपने बेटे की ध्यान रखने में शायद वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं रख पाए। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस तंत्र मंत्र को छोड़कर साधना का रास्ता अपनाया। समय बहुत कम था, क्योंकि तकरीबन सभी तांत्रिकों का ये कहना था कि 1 साल के अंदर अंदर ये सिलसिला फिर से दोहराया जाएगा और फिर से मौतों का सिलसिला शुरू होगा। जैसे एक ही रात में ये सब गए, वैसे ही एक ही रात में अगलों की बारी आएगी। और वो जो संगीता थी, उसका परिवार था जिससे ये सब कुछ शुरू हुआ था, वो तो कब का घर बार छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए थे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर अगर रुके तो उनकी खैर नहीं। जो ये प्रेत इनके घर से दूसरे घरों में गया है, वो किस तरीके की तबाही बरपाएगा, शायद उनको पता था। लेकिन जिन घरों में मौतें हुई, खास तौर पर जो सबसे बुरा हुआ वो दीक्षित के घर में हुआ। पहले वो गया,
फिर उसके जीजा पर ये असर हुआ, उसके पिता पर भी ये असर हुआ। इसलिए शायद अब उसकी माँ साधना के रास्ते पर चल रही हैं। ये सिलसिला अभी भी है। हाँ, एक बात है कि जब से इतनी मौतें हुई हैं, इन सब घरों ने पहले तो लड़ाई झगड़ा भूलकर एक मंदिर की स्थापना की है और बड़े ही उन्होंने सेवा भाव से वो परमात्मा का नाम जपते हैं। हर रोज़ उस मंदिर में सत्संग होता है और धीरे धीरे इनके कहने के मुताबिक वो जो असर है वो कम होता जा रहा है। और सबसे खुशी वाली बात यह है कि आज इस बात को तकरीबन 12 वर्ष हो चुके हैं। 12 वर्षों में मौत कोई नहीं हुई। असर आता जाता रहता है। इनके जो जीजा जी हैं वो तो अपने घर में रहते हैं, यहाँ पर तो रहते नहीं। महीने में 1-2 बार उनको समस्या ऐसी आती है जहाँ पर ऐसा लगता है कि वो अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, लेकिन शायद कोई शक्ति है जो उनको रोक के रहती है। और इनके पिता का भी यही हाल, दीक्षित के पिता यानी इनके पति का भी यही हाल है और बाकी घर वालों को भी यही हाल है, क्योंकि सबने साधना के रास्ते को अपनाया है और कहा है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, हम काली शक्तियों का उपयोग नहीं करेंगे और हमें परमात्मा पर पूरा भरोसा है। और इसी भरोसे की वजह से शायद ये सब जीवित हैं। कि अगर पहले कर लेते तो शायद दीक्षित भी जीवित होता, सुनीता भी जीवित होती, वो सभी लोग जीवित होते। हाँ, और एक बात और, दीक्षित की माँ का कहना है कि कहीं ना कहीं वो सब आत्माएं, उनके बेटे की आत्मा, उनकी वो सुनीता की आत्मा और ये सब आत्माएं भी साथ देती हैं इनका उस प्रेत को रोकने में। वो भी कभी ना कभी इनके सपने में आते हैं। दीक्षित कई बार इनके सपने में आ चुका है और कहता है कि हम तो अपने आप को नहीं बचा पाए माँ, लेकिन किसी और को नहीं जाने देंगे, ये वादा है। ऐसे ही हर एक के सपने में, ऐसा नहीं कि उनके ही परिजन आते हैं, कभी किसी के सपने में दीक्षित आ जाता है, कभी किसी के सपने में सुनीता आ जाती है। और ख़ास तौर पर कहा जाता है कि इस मोहल्ले की रक्षा उस प्रेत से अब वही लोगों की आत्माएं कर रही हैं जो कभी उस प्रेत का शिकार बनी। इस दौरान उस मोहल्ले में कुछ जन्म भी हुए बच्चों के शादियों के बाद, तो सबको इस चीज़ की चिंता रहती थी कि भाई कुछ मतलब ऐसा ना हो जाए कि बच्चों पर असर हो जाए, लेकिन सब ठीक है। धीरे धीरे वहाँ पर जिसे कहते हैं कि सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता है। नॉन वेज और शराब बिल्कुल उस मोहल्ले की गली में कोई यूज़ नहीं करता। सात्विक तरीके से जीवन जी रहे हैं और कोई भी मतलब हल्ला गुल्ला नहीं, ज़्यादातर भगवान के भजन लगते रहते हैं, जिससे वहाँ की जो वाइब्स हैं, वहाँ का ऑरा है, बहुत पॉजिटिव हो चुका है और शायद उस प्रेत की अब पकड़ कमज़ोर होती जा रही है। तो कई बार हर चीज़ का हल तंत्र मंत्र ही नहीं होता, परमात्मा पर विश्वास ही बहुत बड़ी बात होती है। तो अजीब किस्सा था भाई, और बड़ा ही दुखदाई भी था भाई जिस तरीके से मौतें हुई। दीक्षित उनका इकलौता बेटा था, 17 वर्ष की उम्र, और इस तरीके का हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा दुखांत है। और एक ही गली में मोहल्ले की इतनी मौतें एक ही दिन में, आप खुद सोचिए कि उस मोहल्ले का माहौल क्या होगा जब एक ही दिन में कितनी चिताएं, कितनी अर्थियां निकली। 1, 2, 3, 5 अर्थियां एक ही मोहल्ले से निकली। अपने आप में बेहद गमगीन, बेहद। और वो प्रेत कितना शक्तिशाली होगा जिसने उन 5 लोगों का शिकार किया। और अगर साधना की तरफ इनका ध्यान ना जाता, परमात्मा पर अटूट विश्वास ना बनता, तो सिलसिला जारी रहना था। तो दुआ है परमात्मा से कि सब कुछ ठीक ही होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन कम हो चुकी है, रेट कम हो चुका है सब्सक्रिप्शन का, प्लीज़ इसको बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और साथ के साथ ही मेंबरशिप प्लान है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा एंडोर्स कर देता हूँ। काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो जो मेंबरशिप प्लान है उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। क्या है मेंबरशिप प्लान में? एक से बढ़कर एक किस्से, खौफनाक, दिल दहला देने वाले, वो चाहे लाल साड़ी वाली चुड़ैल हो, या फिर एक ऐसी आत्मा जो बलि मांगती है, या फिर एक ऐसी ट्रेन जो मुर्दों की ट्रेन है, या फिर एक ऐसी बारात, भूतों की बारात जो पंजाब के ही एक जंगल में घूमती फिरती रहती है। क्या आज भी
वहाँ पर ऐसा कुछ है, ये तो पता नहीं। और एक ऐसा प्रेत जो है आत्माओं का शिकारी, उसने किए शिकार आत्माओं के। क्या है किस्सा? या फिर एक ऐसा प्रेत, या फिर एक ऐसी बहन कह सकते हैं जिसकी बहन की एक दर्दनाक मौत हुई और उसके पीछे वो था प्रेत। ऐसे ही भरपूर किस्से हैं जो आपको मेंबरशिप ओनली में सुनने को मिलेंगे। मात्र 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे में ये आपको किस्से सारे के सारे सुनने को मिलेंगे। और भी किस्से आएंगे। अभी जो रिसेंट किस्सा नियर फ्यूचर में जो किस्सा आने वाला है वो हो सकता है आज ही अपलोड हो जाए, मैं पक्का नहीं कह सकता, अभी शूट करना है। लेकिन वो मैं जहाँ पर गया हूँ लाइव लोकेशंस में वो भी ऐड होंगी, तो आप चाहें तो उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। जब अपलोड होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब बढ़ते हैं हम अगले किस्से की ओर। और अगला किस्सा कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों का पता बाद में लगता है। कहने का मतलब कि जब हम उस प्रोसेस से चल रहे होते हैं तो हमें उतना कुछ आभास नहीं होता, लेकिन जैसे 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 समय आगे बढ़ता जाता है तो हमें पता लगता है कि हम किस मुसीबत में रह रहे हैं। ऐसा ही होता है संध्या और अभिनव के साथ। संध्या और अभिनव दोनों पति पत्नी हैं और उन्होंने मुझे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि जब ये किस्सा हमारे साथ हुआ तब हम थे नास्तिक, एथियस्ट। अब जरूर इसके बारे में वर्णन करना। मैंने कहा ठीक है भाई, कर देंगे। पता लगा बाद में मुझे भी कि क्यों इन्होंने कहा। अब ये इनका ना एक बिजनेस था, डिस्ट्रीब्यूशन शिप इन्होंने ली थी। और अभी सम सॉर्ट ऑफ कि भाई ठीक है, ठीक ठाक कमाई हो रही थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, खुश थे। लेकिन इनके दिन फिरने शुरू हो जाते हैं। जब इनकी बिटिया पैदा होती है तो ये किसी के कहने में आकर बहुत बड़ा कर्जा लेकर बहुत हैवी स्टॉक उठा लेते हैं, इसी उम्मीद में कि भाई ये स्टॉक बिक जाएगा जल्दी से जल्दी और हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैंने कहा किसी के कहने में आकर। लेकिन इनका जैकपॉट लग जाता है, क्योंकि मान लीजिए कि इन्होंने 1 महीने का उधार लिया हो और इन्होंने एस्टीमेट लगाया हो कि 25 दिन के अंदर अंदर सामान बिक जाएगा और बाकी 5 दिन में कलेक्शन करके हम उधार चुकता कर देंगे। इनका सामान 10 दिन में बिक गया और इन्होंने 3 बार कम से कम सर्कल घुमा लिया। तिगुना प्रॉफिट, मोटा प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट कि अब जो सामान ये उधार लेकर उठा रहे थे जितनी क्वांटिटी, उससे कहीं ज़्यादा क्वांटिटी अपने पैसे से उठा सकते थे। बिटिया होने के 2-3 महीनों के अंदर अंदर ही ये इतने अमीर हो गए। पहले भी ठीक ठाक थे, लेकिन उसके बाद इतने अमीर हो गए कि एथियस्ट होने के बावजूद शायद इन्हें इस बात पर विश्वास करना पड़ा कि हमारे बेटे के चरण बहुत पड़े हैं, सुखावे पड़े हैं, पंजाबी में कहते हैं। साक्षात लक्ष्मी माता ही है, शायद इन्हें कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब ये पहले तो छोटे से अपार्टमेंट में रह रहे थे, अब ये सोचते हैं कि क्यों ना एक अच्छा सा फ्लैट लिया जाए। अब फ्लैट ढूंढना शुरू करते हैं और ढूंढते ढूंढते इनको एक फ्लैट मिल जाता है, अच्छा सा बढ़िया सा फ्लैट 3 BHK, वो भी इतने कम दाम में कि इन्होंने सोचा कि ये तो भाई अब नहले पे दहला हो रहा है हमारे साथ। एक तो हम प्रॉफिट इतना कमा रहे हैं और एक तो हमें जो प्रॉपर्टी मिली है, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी, वो भी कम दाम में मिली है। कम दाम में मिलने का कारण इनको ये बताया गया कि भाई कुछ समय से ये फ्लैट खाली पड़ा हुआ है, बिक नहीं रहा। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे वैल्यू कम भी होती जाती है। अगर वहाँ पर कोई रह रहा हो तो समझ में आता है, लेकिन अब कोई जब रह ही नहीं रहा तो फिर वैल्यू कम होनी लाजमी है। अब जैसे मैंने कहा कि एथियस्ट है, ना ही ये परमात्मा में विश्वास करते हैं और ना ही ये भूतों में। शायद मैंने करते हैं बोल दिया, नहीं करते थे। ना ही ये परमात्मा में विश्वास करते थे और ना ही ये भूतों में। अब इस फ्लैट में ये आ जाते हैं। अब कुछ ऐसा होने लगता है जिसके बारे में जिंदगी में भी कभी इन्होंने सोचा तक नहीं था, लेकिन होने लगता है। क्या होने लगता है? शुरू में तो सब कुछ ठीक था। 10-15 दिन ऐसे बीते जैसे मानो इन्होंने फ्लैट लेकर दुनिया के सबसे बढ़िया फैसला किया है। लेकिन
एक दिन क्या होता है कि इनकी नन्ही सी बिटिया, कुछ ही महीनों की तो है, जो बिस्तर से उठ ही नहीं सकती। संध्या को फोन आता है अभिनव का। वो बात कर रही होती है। बात करते करते वो बाहर जाती है, कॉरिडोर में टहलना शुरू कर देती है, जो कॉरिडोर होता है। अब जब वो अंदर आती है तो देखती है तो बेटी तो है ही नहीं। घबरा जाती है कि बेटी कहाँ पे गई। बेटी तो आराम से सो रही थी। चलो अगर उठी भी होगी तो भाई चलो मैं कहती हूँ कि वो इधर उधर रेंगते रूंगते चली गई होगी, लेकिन ना वो बेड के आसपास है, बेड के नीचे है। अगर बेड के नीचे गिरी होगी तो रोने की आवाज़ तो आएगी, लेकिन रोने की आवाज़ भी नहीं आ रही। तो फिर बिटिया गई कहाँ पर। परेशान हो जाती है, इधर उधर ढूंढ रही है, कहीं नहीं मिल रही। फ़ोन करती है अभिनव को कि मेरी बेटी कहाँ पे गई, कहाँ पे गई। अरे यहाँ पर तो मैं इसके साथ अभी बाहर जो कॉरिडोर में हूँ, मेरे पीछे कोई आ भी कौन सकता है। कोई नहीं आया होगा। इनका जो फ्लैट था वो तीसरी मंजिल पर था, यानी कि कोई खिड़कियों से भी नहीं आ सकता, और खिड़कियां अंदर से बंद थी। तो फिर कौन आया, कौन ले गया इनकी बेटी को। अभिनव भी घर आता है, सारा देखता है, दोनों परेशान हैं। पुलिस को फ़ोन लगाने लगते हैं। अचानक से हल्की हल्की रोने की आवाज़ आती है। अभी ये आवाज़ की ओर जाना शुरू करते हैं, लेकिन जहाँ से आवाज़ आ रही थी इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हो ही नहीं सकता था कि इनकी बेटी वहाँ पर होगी। जानते हैं वो कहाँ से मिली। अलमीरा खोलते हैं, अलमीरा में इनकी बच्ची पड़ी थी। इनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि बेटी यहाँ पर पहुंची कैसे। अभिनव शक की निगाहों से देख रहा था संध्या की ओर। संध्या कह रही थी अरे ये यहाँ के कहाँ से पहुंच गई, और अभिनव कहता है कि घर पे तुम थी, मैं नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए। और वो कहती है कि आपको भी पता है कि अगर लट से मान लो कोई चोर आएगा तो वो यहाँ पर क्यों रखेगा। चलो ये तो गनीमत थी कि उस बेचारे की जान बच गई, उसका दम नहीं घुटा। अलमीरा बड़ी थी, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन तो होगी। और बात आई गई, होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन इनके लिए बात आई गई, हो गई। अब कुछ दिन बीतते हैं, धीरे धीरे कुछ घर में अजीब सी हरकतें होने लग पड़ती हैं। जैसे कुछ चीज़ों का अपने आप टूट जाना, कुछ चीज़ों का अपने आप गिर जाना। कई बार जो इनकी बच्ची थी वो एक ही दिशा की तरफ देखकर ऊंची ऊंची रोती रहती थी। इनको जैसे गर्दन घुमाई जाती कि बेटी इस तरफ, तो वो सिर्फ एक ही दिशा पर की तरफ देखकर रोती रहती थी। अब ये बातें बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो चुकी थी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ना ये भगवान को मांगते थे और ना ही ये भूत प्रेत को। अब ये एक दिन की बात है कि इसके पति ने, संध्या के पति ने, कहीं कोई बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना था, और संध्या अब सो रही थी। कुछ समय बाद संध्या को आवाज़ आती है। जो उसका बेडरूम का बेड था बिल्कुल पास ही खिड़की थी, जिसके पीछे सड़क थी, और कोई ऐसा खिड़की के पास कोई ऐसी स्पॉट नहीं थी जहाँ पर कोई खड़ा हो सकता है। लेकिन उसको बिल्कुल खिड़की के पास से आवाज़ आ रही थी कि मैंने तुम्हें कहा था इसको मार दो, तुमने मारा क्यों नहीं। तो कोई और बोल रहा था अरे छोटी है, अभी थोड़ी सी बड़ी होगी फिर मार देंगे ना, इतनी जल्दी क्या है, अब तो ये हमारे पास आ गई, हम इसको जिंदा थोड़ा जाने देंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि अभी कभी इसको मार दो, मुझसे नहीं देखा जाता, इसका रोना बहुत परेशान करती है। जैसे ही संध्या उठती है, इधर उधर देखती है कि कौन है। खिड़की के पास उसको दो परछाइयाँ नजर आ रही थी। वो जल्दी से भागती भागती जाती है, लेकिन कोई भी नहीं था। संध्या बहुत डर चुकी थी, बहुत। अब वो जल्दी से अपने पति को फ़ोन करके सारी बात बताती है, और उसका पति कहता है कि भाई तूने सपना देख लिया होगा, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमारा फ्लोर 3rd फ्लोर है, 3rd फ्लोर में खिड़की के पास खड़ा होकर कोई कैसे बात कर सकता है। संध्या को लगता है कि बात तो ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये मारने वाली बात, जैसे कुछ समय पहले उसके बेटे के साथ ऐसे हादसा हुआ है, क्या कुछ साजिश तो नहीं चल रही। संध्या फिर भी कहीं ना कहीं इसको अपना वहम मान लेती है, और बात फिर आई गई हो जाती है, लेकिन होनी नहीं चाहिए थी। अब कुछ समय बीतता है, और इनका ना अपने नेबर से भी कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन थोड़ी बहुत जैसे आमना सामना हो जाए तो हेलो हाय होती है, वैसे था। तो एक दिन इनका जो डोरबेल है वो बजती है, और देखती हैं कि जो कुछ ही फ्लैट छोड़कर एक लड़की थी, लेडी थी बेसिकली,
इसी की उम्र के आसपास संध्या के। उसके हाथ में कुछ मिठाई वगैरह थी और वो मतलब ग्रीट करती है और ये भी ग्रीट करते हुए कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमने गाड़ी ली है और हम इसकी बस खुशी मतलब ऐसे मिठाई देने आए थे। और हाँ, ये भी कहती है अंदर आओ बेटी। अब क्या था कि ये ना जो संध्या है ये वॉशिंग मशीन में कपड़े वगैरह धो रही थी और बाल्टी वगैरह इसने साइड पे बाथरूम में रखी हुई थी। अब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के ये आ जाती हैं लॉबी में, बैठकर दोनों बातें करने लग पड़ती हैं और कुछ ही 10-15 मिनट में बड़ी अच्छी इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हंस के बातें कर रही होती हैं। कुछ समय बाद उनको ऐसी आवाज़ आती है, सर बुलबुले नहीं होते, बुलबुलों की आवाज़ आती है। तो इसकी जो नेबर है वो आवाज़ सुनती है कि संध्या कुछ आवाज़ नहीं है तुमको आ रही। संध्या कहती है हाँ वो मैंने मशीन चलाई है, लेकिन कहती है नहीं मुझे ना ऐसे आवाज़ आ रही है जैसे बुलबुले जैसे बन रहे हैं। तो वो कहती है कि हाँ ये आवाज़ तो मुझे भी आई है, मशीन में तो कोई ऐसी आवाज़ आती नहीं है। तो कहती रुक मैं आती हूँ। अब जैसे ही ये बाथरूम जाती है तो जोरदार चीख बजती है। कारण जो उसकी बेटी थी, फिर उसकी बेटी अभी इस बात को भी 1-2 महीने हुए थे, तो मेरे हिसाब से शायद होगी 6 या 7 मैक्सिमम 8 महीने की बेटी अपने बेड से उठकर बाथरूम कैसे चली गई। और वो बाल्टी पर ऐसे लटकी हुई थी, उसके बाहर से बाल्टी गिर भी नहीं रही थी। जितनी मर्जी हो कुछ तो बाहर होगा ना। और जो उसका सर था वो बस पानी को टच कर रहा था, जैसे नाक में जाके बुलबुले निकल रही थी, उसकी वजह से उसका अंदर तक नहीं गया था सिर। और बस जैसे चीख मारती है, उसकी नेबर भी जल्दी से भागती आती देखती है नज़ारा देख के, वो भी हक्की बक्की रह जाती है, उसको गोद में उठाती हैं, रोने लग पड़ती हैं। देखती हैं ठीक थी, वो भी बच्ची रोने लग पड़ती है जब इतनी ऊंची चीख मारती हैं। देखते ही देखते इनका सारे का सारा जो आसपास फ्लैटमेट्स थे वो इकट्ठा हो जाते हैं। और कुछ जैसे लोग होते हैं, अरे भाई ध्यान नहीं दिया जाता, कुछ कहते हैं नहीं छोड़ो जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, किसी तरीके की वो ना करो, तुम कोताही ना बरतो कि नहीं नहीं देखने में ठीक लग रही है। बात मानी जाती है, डॉक्टर के पास लेकर जाया सकता है। डॉक्टर ने कहा कि बहुत अच्छे समय पे ले आए, जो साबुन था वो है, मतलब बीच में था साबुन और ये कल को समस्या खड़ी कर सकता था। अब इनके पति से भी इनको थोड़ी सी डांट पड़ती है कि तुम्हें देखा नहीं जाता, तुम इतनी होगी, तुम बच्ची को तो कम से कम पास में रखो। ये भी कहती हैं संध्या भी कि हो ही नहीं सकता वो बेटी। कहते हुआ है ना, जो हो गया उसको कैसे हम मान सकते हैं, ना माने। अब इस चीज़ की वजह से थोड़ा सा इन दोनों पति पत्नी के बीच में भी टकराव होने लग पड़ा था। पत्नी कहती थी कि मुझे कुछ ठीक नहीं लगता और पति कहता था कि भाई कुछ ऐसी चीज़ है नहीं। पति सारे दिन घर पे रहे तो ऐसा हो ना, जब वो कहीं संडे वगैरह पे घर पे रहता भी था तो कोई इतनी ज़्यादा उसको कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन वो दिन भी आना था जब पति देव भी कुछ दर्शन कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जो इनकी पत्नी है वो अपने मायके गई होती हैं, पति घर पे अकेले होते हैं। रात के समय में इनको ना कुछ हिलने की आवाज़ आती है कि कुछ ना जैसे चीज़ हिल रही है और उनको लगता है चूहा वगैरह कोई होगा आ गया होगा, उसकी वजह से ना कहीं हो। लेकिन ना बार बार अलमीरा की तरफ से ही आवाज़ आ रही थी। अब जैसे ही ये अचानक देखते हैं अलमीरा की तरफ, जितनी रोशनी आ रही थी, ये देखते हैं कि अलमीरा पर 2 लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल नग्न। कान उनके बड़े तीखे तीखे हैं, उनका नाक काफ़ी आगे देखा है और उनकी तरफ देख के हंस रहे हैं, उनकी आंखें चमक रही हैं। जैसे ही ये इनकी तरफ देखते हैं, ये तो एकदम से सन के सन रह जाते हैं और अचानक से वो जो 2 लोग हैं बिल्कुल खिड़की की तरफ जाके गायब हो जाते हैं। अब ये जल्दी से फ़ोन करते हैं, उसको कहते हैं मैंने कुछ देखा। तो कहती क्या? वाइफ कहती है अरे अरे सब सारी बात एक्सप्लेन करते हैं और कहती है मैं तो पहले कह रही थी कुछ ना कुछ है। लेकिन फिर वही बात, नास्तिक थे, क्या इन बातों पर विश्वास कर रहे थे या इन बातों को मान रहे थे? शायद नहीं। फिर एक दिन वो भी आता है जब इस चीज का पर्दाफाश होता है। एक लेडी थी, वो कुछ चीजें नोट कर रही थी। होता क्या है कि कुछ दिनों से संध्या की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हॉस्पिटल्स वगैरह में लेकर जाया जाता है, उसको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब धीरे धीरे जो नेबर्स बहुत ज़्यादा जानते भी नहीं थे वो भी पता लेने के लिए आ रहे थे, जो नहीं जानते थे वो भी चल वैसे एक दूसरे से पता लेते थे। वो लेडी अब ना अकेली रहती थी और वो आती है पता लेने, और ये बड़ी हैरान होती है संध्या कि भाई ये लेडी के बारे में मैंने सुना है, ये तो हमसे भी मतलब कहीं गुजरी है, किसी से बात तक नहीं करती और अनएक्सपेक्टेड है कि भाई हमारे घर पता लेने आई। चलो खैर ग्रीट करती हैं, आओ भगत करती हैं, फिर हाल चाल पहले वो लेडी पूछती हैं। फिर वो कहती हैं कि बेटी मुझे नहीं पता कि तुम
बातों पर विश्वास करोगे कि नहीं करोगे। देखो, मैं पहली बार तुमसे मिलने आई हूँ, मैं तुम्हें डीमोरलाइज नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ बातें बताना चाहती हूँ। तो कहती हाँ जी आंटी बताइए। वो कहते तुम्हें इस घर में कुछ अजीब सा महसूस नहीं होता? तो कहती हैं कि मैं आंटी समझी नहीं बात को। आंटी कहते हैं कि बस इतना बता दो होता है कि नहीं होता, मैं ये नहीं पूछूंगी कि क्या होता है। वो कहती है हाँ आंटी होता तो है। तो फिर आंटी बोलती हैं कि बेटा इस घर में बहुत सी घटनाएं हुई हैं, इस सारे फ्लैट में सबसे पुरानी मैं हूँ। मेरे पति कुछ समय पहले एक्सपायर हो चुके हैं। यहाँ पर जितने भी ये फ्लैट वाले हैं ना, कोई 2 साल पहले आया, कोई 3 साल पहले आया, कोई ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल पहले आया। मैं इस फ्लैट में पिछले 12 बरस से रह रही हूँ, तो तुम सबसे नए हो। सो इस फ्लैट के बारे में शायद किसी को कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है। अब ये पूछती हैं कि बताइए क्या 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 बात करना चाहती है। फिर उन्होंने कहा कि इस फ्लैट में एक नहीं 3-4 हादसे हुए हैं बेटे। सबसे पहला हादसा ये हुआ था कि यहाँ पर एक बच्चा था छोटा सा, वो खिड़की से गिर के मर गया था। उसके माँ बाप नहीं इस सदमे को सह सके, तो कुछ दिनों बाद उनकी लाशें भी इस फ्लैट में मिली। कहा जाता है उन दोनों की आत्माएं आज भी यहाँ पे भटकती हैं, और यहाँ पर अगर कोई बच्चा रहता है ना, उसको बहुत परेशान करती हैं, क्योंकि वो उस बच्चे को जिंदा नहीं देख सकती। फिर उसके बाद 2-3 परिवार हो रहा है, तो अचानक से उन परिवारों में से लोगों की मौतें होनी शुरू हो गई। तो ये सारी कुछ ऐसी हैं घटनाएं जो मैं बहुत डिटेल में नहीं बता सकती, लेकिन क्या तुम्हारी बेटी को कुछ समस्या आती है? अब ये बातें सारी कोरिलेट करते हैं कि भाई हाँ बात तो ठीक है, मतलब मेरे 2-3 हादसे तो मेरी बेटी के साथ हो चुके हैं, और मैंने 2 लोगों को बात करते सुना। हालांकि दोनों की आवाज़ लग तो ऐसी रही थी कि मर्दाना ही है, लेकिन बातें चल रही थी। फिर इनके पति ने भी 2 ऐसी चीज़ों को देखा। तो अब ये आंटी का थैंक यू करती हैं। उसके बाद फिर ये अपने पति से बात करती हैं। उसके पति बाद में फिर थोड़ा सा रिपोर्ट वगैरह निकलवाते हैं, तो पता लगता है कि हाँ ऐसे घर में हादसे हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि नास्तिक थे, अब क्या करते हैं, फंस चुके थे। ये सोचते हैं कि इस फ्लैट में रहें या ना रहें। शायद जिंदगी में पहली बार ये किसी पंडित जी से कंसल्ट करते हैं। अब जब पंडित जी से कंसल्ट करते हैं, वो अब किस्मत देखो ना, नास्तिकों की किस्मत देखो। एक चीज का कई बार गिला जरूर रहता है परमात्मा से कि भाई जो परमात्मा में नहीं यकीन करता ना, और अचानक से अगर वो पहुंच कर ले, तो वो उसका निशाना बिल्कुल सही जगह पे टिकता है। अच्छी बात है, और इनका निशाना भी बिल्कुल सही जगह पे टिकता है। इनका जो किसी से मिलना हुआ, किसी ऐसे पंडित जी से जो बहुत पहुंचे हुए थे, और फ्लैट में आते हैं उन्होंने कह दिया कि भाई यहाँ पर बहुत नेगेटिव एनर्जीज है। लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एक होती है दुष्ट शक्ति के, जो किसी का पैदा ही किसी का बुरा करने के लिए हुई, लेकिन ये वो शक्तियां हैं जो अपने जीवन में अच्छा जीवन व्यतीत कर रही थी। फिर एक ट्रेजेडी हुई, इन्होंने हवन वगैरह की बात की। शुरू में तो ये माने नहीं कि भाई नास्तिक हैं, लेकिन फिर इनका एग्रीमेंट हुआ कि भाई अब जब पंडित जी को बुला लिया तो काम करके देखते हैं। फिर इन पंडित जी ने कहना शुरू किया भी घर में मंदिर बनाना पड़ेगा, और साथ के साथ ही इन्होंने घर को, उस फ्लैट को कीला, हर कोने पर उन्होंने कुछ कीलें ठोकी, मोलियां बांधी, हवन किया। जो 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने अपने फ्लैट में झेला, जहां पर इनको ये पता लग गया कि भाई मौत तो पक्की होगी। फ्लैट चलो चाहे सस्ता लिया, लेकिन था तो वैसे कीमती ना। आज इनको उस फ्लैट में रहते हुए 7 से 8 साल तो हो चुके हैं, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसा मैंने कहा कि ये नास्तिक थे, अब नहीं, अब ये परमात्मा में यकीन रखते हैं, और उन शक्तियों में भी यकीन रखने का मतलब कि मानते हैं कि ऐसी होती हैं, उनको पूछते नहीं, मानते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि भाई परमात्मा हमें ऐसा मजबूर करता है कि मुझे मानो। वो कहता है मुझे ना मानो, बस जो मैं कह रहा हूं वो मान लो। लोगों की सेवा करो, किसी का बुरा ना करो, वो मान लोगे तो मुझे मानना एक समान होगा। ऐसा नहीं है कि मेरा नाम जपोगे तो फिर ही मानना होगा। मेरे किए दिए हुए काम कर लो, वही मानना होता है। सो उम्मीद है कि आज का किस्से कह सकते हैं आपको पसंद आए होंगे। इससे पहले हम आज का एपिसोड ख़त्म करें, हम क्या करते हैं, कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं। सारे नहीं, कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं। कुछ क्रिटिकल कमेंट्स भी हो सकते हैं, और कुछ अप्रिशिएटिंग कमेंट्स भी हो सकते हैं। यादव ओम प्रकाश
1732 कह रहे हैं, इन्होंने अभी अभी मेंबरशिप ज्वाइन की है। यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेंबर्स ओनली की वीडियो है भैया, इसकी लेंथ भी लंबी रखो ना भैया प्लीज़ ना। यादव भाई इतने प्यार से आपने कह दिया, सच में आपने मतलब मजबूर कर रहे हो कि मैं लंबी वीडियो बनाऊँ। हाँ ना, मैंने बनानी है, लेकिन अभी क्या है ना कि उस पर काम चल रहा है। मतलब किस्सों को भी भाई इतना ज़्यादा कंटेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने मेंबरशिप ज्वाइन कर ली है, आप मुझसे वादा कीजिए कैंसिल नहीं करेंगे। आएंगे अगले आने वाले समय वीडियो, लंबी वीडियो आएंगी 40 मिनट से ज़्यादा की, वादा रहा आपसे। और इसके अलावा देन हम चलते हैं। अरे यार एट लोन यानी अलोन मस्क जी, अरे भाई दीपक चौहान साहब को छोड़ दो ना, अब क्या यार, हलवा तो दे दे, हलवा तो दे दे। अच्छा, हलवे की आपको मैं कहानी बताता हूँ। अभी आपने क्या कहा, ओ भाई कहाँ जा रहा है, हलवा तो दे दे। मुझे ना इसकी कहानी भाई जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स तो शायद वो इंटरेस्ट से सुने, क्योंकि मैं गया था अक्षय भाई के पॉडकास्ट में, आपने हलवे वाला सुना दिया, वो याद आ गया मुझे। तो वहाँ पर ना 4-5 कमेंट्स आए कि ओ भाई हलवा तो दे दे, हलवा तो दे दे। तो मैं ना सकपका गया, क्योंकि भाई मैं इन चीज़ों पर बड़ा ध्यान रखता हूँ कि मेरा कोई स्लैंग ऐसा नहीं होना चाहिए जो पक जाए, जिसके लिए मतलब मैं ऐसी बेकार में बदनाम हो जाऊँ या वो हो जाऊँ, क्या मशहूर हो जाऊँ बिना किसी बात पे। जैसे जो मेरा सबसे पहला पॉडकास्ट था ना, मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं बातें कहते हुए ना ठीक है बहुत कहता हूँ, मुझे कोई बात पे करके ठीक है। तो जब मैंने अपना पहला पॉडकास्ट देखा ना, तो मैं हक्का पक्का रह गया, मैं इतनी बार ठीक है बोलता हूँ। बहुत से लोगों ने पिन पॉइंट किया, जिन्होंने मेरा पहला पॉडकास्ट देखा हुआ, यानी जो मुझे पहले पॉडकास्ट से जानते हैं उनको पता ही होगा। भाई मुझे इस बात का बहुत हुआ कि नहीं भाई ये नहीं दोबारा बोलना मैंने। उसके बाद मेरे जितने पॉडकास्ट हुए हैं, मैंने इतनी कहानियाँ मतलब 300 से ज़्यादा कहानियाँ, 70-72 मैंने पॉडकास्ट किए हैं, 30-32 मेरे, यानी 400-500 बार मैंने अपीयरेंस दी है। एक भी बार में ऐसा नहीं है कि मैंने बार बार ठीक है बोल रहा हूँ। ये मेरे खुद से कमिटमेंट थी कि भाई जो चीज़ मतलब नहीं ठीक है उसको ठीक है क्यों करना। तो ये ना अक्षय भाई के चैनल पे जब ये आया मेरा पॉडकास्ट, तो 4-5 कमेंट्स वहाँ पे आए। उसके बाद फिर मैंने 2-3 जगह पे और गया, तो भाई वही बात, हलवा तो दे दे भाई, हलवा तो दे दे। यार मैं बहुत ज़्यादा हैरान परेशान कि भाई हलवे वाला सीन कहाँ से आ गया। आप मानोगे मैंने तब अपने जितने भी पॉडकास्ट किए थे, मतलब जहाँ पर मैं एज ए गेस्ट गया था, भाई मैंने ना सारे पॉडकास्ट A to Z दोबारा सुने, एक सेकंड मैंने हलवा कहाँ बोला भाई, मैंने हलवा कहाँ बोला, मुझे समझ ना लगे। मैं मतलब हैरान परेशान हो गया। मतलब वो गैंग्सो वासेपुर का वो डायलॉग है ना, मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि मैं जान के रहूँ कि हलवे का सीन क्या है। और ना ये बात हुई, चलती जा रही है। तो उसके बाद एक बार आए दीपक चौहान भाई, जो मेरे चैनल पर आए थे, तो ऐसी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई वो मैंने हलवे वाली कहानी सुनाई थी। अरे मैंने कहा कौन सी हलवे वाली कहानी? वो कहते ये, अरे मैंने कहा आपने सुनाई थी हलवे वाली कहानी? कहते हाँ। और मैं भाई आपके हलवे ने इतना परेशान किया हुआ है, मानो भाई जिस जगह जो हलवा, मैं क्या भाई हमें को कहते पता नहीं भाई, हर जगह हलवा तो दे दे, हलवा तो दे दे। और जब मैंने वो कहानी का उसमें हाईलाइट में सुना, तो फिर पता लगा कि ये भाई हलवा का सिस्टम क्या है। तो अलोन मस्क भाई छोड़ दो यार, बहुत पुराना किस्सा हो चुका है, क्यों दीपक भाई को परेशान किया, हलवा तो दे दो। अरे भाई ये थी हलवे की कहानी। तो एट वर्ल्ड प्राइम मूवीज कह रहे हैं, हम लोग भी किडनैप वैन ही बोलते थे बचपन में, क्योंकि हिंदी मूवीज में हीरोइन का मारुति वैन से ही गुंडे लोग किडनैप करते थे। लगभग हर हिंदी फिल्म में मारुति वैन को ही दिखाया जाता था किडनैपिंग करते हुए। वो भी क्या दिन थे। सही बोला भाई आपने। एक अभी जो रिसेंट मेरा पॉडकास्ट आया पीयूष भाई के साथ, तो ऐसे ही बात कर रहे थे कि वो वैन में बेचारी लड़की के साथ गलत काम करते हैं। तो जो ये वैन आती थी ना, उसकी मारुति वाली वैन आती थी, तो हम भी डर जाते थे देख के जब छोटे होते थे, भाई ये किडनैपिंग वाली वैन है। तो भाई हो जाता है ऐसा। खैर 2-3 कमेंट्स ही मैं एड्रेस करूँगा। हाँ, एक ना मेरी अभी उस पर कम्युनिटी व्हाट्सएप कम्युनिटी में ना एक भाई ने वो कहा था कि आप जब पॉडकास्ट आपका आता है तो आप प्लीज़ कम्युनिटी में वो डाल दीजिए
उसका लिंक, ताकि हमको पता लगे कि आपका नया पॉडकास्ट आया से हमको कैसे पता लगेगा। तो ठीक है, मैं डाल दिया करूँगा। ऐसे क्या होता है ना, कई बार लोग क्लिक करने के बाद ज़्यादा टाइम देखते नहीं, तो फिर वॉच ओवर थोड़े ख़राब हो जाते हैं, तो परफॉर्म करनी वीडियो बंद हो जाती है। दैट्स वाई नहीं करता। लेकिन ठीक है, आपका सजेशन अच्छी है, और आगे से जो भी मेरे नए पॉडकास्ट आएंगे उनको मैं वहाँ पर डाल दिया करूँगा। थैंक यू फॉर योर सजेशन। मैं आपका नाम अभी मुझे याद नहीं, क्योंकि दूसरे व्हाट्सएप पे, तो मैं मेंशन कर दूंगा भाई। थैंक यू सो मच। आपके उस पर भी मैं ऐड ऑन कर दूंगा कि आपने अच्छा सजेशन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज के किस्से आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।